नमस्ते, जय हिंद दोस्तों। एलटी जीआईसी लेक्चरर विषय मैथमेटिक्स के एक नए वीडियो लेक्चर में पुनः आपका स्वागत है। मैं सुनील कुमार गुप्ता 2018 बैच का राजकीय शिक्षक। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम दो शब्द आपके लिए कहेंगे। देखिए, अपने आप को पहचानिए, खुद पर विश्वास कीजिए। वो आप में भी है जो एक सेलेक्टेड कैंडिडेट में है, बस ज़रूरत है दिन रात मेहनत करने की। तो दोस्तों, आप दिसंबर तक लगातार अपने विषय के प्रति जुनून बना के मेहनत कीजिए और एक सीट अपने लिए पक्की कर लीजिए। इस सफ़र में मैं आपका साथ देने के लिए तैयार हूँ। बिना देरी किए हुए आज हम अपने मूल टॉपिक विषय मैथमेटिक्स के अंतर्गत टॉपिक हमारा स्टार्ट हुआ था सेट रिलेशन फंक्शन। इस टॉपिक से संबंधित, इस टॉपिक से रिलेटेड दो वीडियो लेक्चर हमारा अपलोड हो चुका है। उस वीडियो लेक्चर में हम लोग सेट के बारे में, सेट के डिफिनीशन, सेट के प्रकार, ऑपरेशन ऑन सेट के बारे में अच्छे से पढ़ लिए थे। अब उसके आगे आज हम प्रोक्ता के सिलेबस के अनुरूप जो अभी दिखाने जा रहे हैं। देखिए, प्रोक्ता का ये सिलेबस है। हम एकदम स्टार्टिंग से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। हम सब इसमें रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ेंगे। रिलेशन और फंक्शन पढ़ने के लिए हमको ज़रूरत था सेट पढ़ने की, समुच्चय, क्योंकि बिना सेट को पढ़े हम रिलेशन को अच्छे से समझ ही नहीं पाते, और रिलेशन नहीं समझ पाएंगे तो फंक्शन नहीं समझ में आएगा। रिलेशन फंक्शन ही नहीं, आगे हम ग्रुप थ्योरी पढ़ने वाले हैं, लीनियर अलजेब्रा पढ़ने वाले हैं, प्रोबेबिलिटी पढ़ने वाले हैं। सारा बेकार हो जाएगा अगर हम ये तीनों चैप्टर सेट, रिलेशन, फंक्शन न पढ़ें तो। सेट को हम लोग दो वीडियो लेक्चर के माध्यम से अच्छे से पढ़ चुके थे। आप अगर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाइएगा, उस दोनों वीडियो को देखने के बाद ही इस तीसरे वीडियो लेक्चर पाइएगा, तभी ये अच्छे से समझ में आएगा। या तो आप ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, पहले से कुछ जानते होंगे तो डायरेक्ट आप यहाँ से भी पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं। हमारा देखिए मेन टॉपिक यहाँ से रिलेशन से स्टार्ट होता है। आज के टॉपिक्स में, आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग रिलेशन के बारे में थोड़ा अच्छे से पढ़ पाएंगे, फिर इसी तरह कंटिन्यू आगे बढ़ते रहेंगे। चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। देखिए, रिलेशन पढ़ने से पहले हमको पढ़ना पड़ेगा ऑर्डर्ड पेयर और कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। तो सबसे पहले हम ऑर्डर्ड पेयर पढ़ेंगे। ऑर्डर्ड पेयर मतलब क्रमित युग। उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट, दो समुच्चय का कार्तीय गुणनफल। इसको अच्छे से पढ़ पाएंगे तभी हम रिलेशन को समझ पाएंगे। चलिए हम पहले ऑर्डर्ड पेयर पढ़ते हैं। ORDERED ऑर्डर्ड पेयर, क्रमित युग्म। देखिए, इफ ए इज एनी सेट, ए कोई सेट हो एंड और ए बी बिलोंग्स टू ए बी सेट ए के दो अवयव हो, तो ए कामा बी को हम ऐसे बंद कर लें स्मॉल ब्रैकेट के अंतर्गत, तो इसको हम कहेंगे ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए। क्या कहेंगे? ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए।
जिसमें से हम ए को क्या कहेंगे, फर्स्ट कंपोनेंट या फर्स्ट कंपोनेंट या फर्स्ट कोऑर्डिनेट, फर्स्ट कोऑर्डिनेट, और बी को क्या कहेंगे, सेकेंड कंपोनेंट, सेकेंड कंपोनेंट या सेकेंड कोऑर्डिनेट। अब हम पढ़ेंगे, कि नोट में पढ़िए। फर्स्ट, ए बी डज नॉट इक्वल टू बी ए वेन ए नॉट इक्वल टू बी। यदि ए और बी इक्वल नहीं है तो आर्डर्ड पेयर ए बी आर्डर्ड पेयर बी ए के इक्वल नहीं होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि आर्डर्ड पेयर में आर्डर्ड इज इम्पॉर्टेंट, आर्डर्ड पेयर में आर्डर का इम्पॉर्टेंस है। इसको हम लोग व्यवहारिक एग्जाम्पल्स में भी समझ सकते हैं। अगर हमको जूता मोजा पहनना है तो हम पहले मोजा पहनेंगे फिर जूता पहनेंगे। ऐसा संभव ही नहीं है कि हम पहले जूता पहन ले फिर उसके बाद मोजा पहने। तो आर्डर का इम्पॉर्टेंस है। हम खाना पीना कहते हैं या पीना खाना कहते हैं, ऐसा तो कहते नहीं है। तो यहाँ भी आर्डर का इम्पॉर्टेंस है। उससे ज़्यादा अगर मैथमेटिक्स में जाएं तो मैथमेटिक्स में अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाएं, यहाँ 1 2 3, यहाँ 1 2 3, अगर हम 1 2 3 1 2 3, अगर यहाँ पे हम अगर इस एलिमेंट की बात करें तो क्या होगा, 2 1, लेकिन अगर 1 2 निकालना होगा तो यहाँ होगा 1 2। देख रहे हैं 2 1 की पोजीशन यहाँ पे है, 1 2 की पोजीशन यहाँ पे है। तो यहाँ से क्लियर है कि 1 2 नॉट इक्वल टू 2 1। कब? जब 2 और 1 दोनों इक्वल नहीं है। इक्वल जब ये दोनों एलिमेंट्स आर्डर्ड पेयर के अंदर इक्वल नहीं है तो दोनों आर्डर्ड पेयर भी इक्वल नहीं होगा। यही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है कि ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। कब? जब ए बी के इक्वल नहीं हो। अब दूसरा देखते हैं। दूसरा, ए बी बराबर बी ए हो जाएगा कब? वेन, जब दोनों कंपोनेंट्स इक्वल हो जाए। तो ये तो इक्वल तो हो ही नहीं जाएगा। ए बी बराबर बी हो जाएगा, यानी 2 2 बराबर 2 2 हो जाएगा। जब ये ए है ये बी है, ए बराबर बी है, तो ये दोनों का आर्डर्ड पेयर भी इक्वल हो जाएगा। तो वही यहाँ पर कहा गया है। अब बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस। देखिए, जब हम रिलेशन पढ़ा रहे हैं तो आपको क्या चाहिए, क्योंकि यहाँ प्री भी होना है, मेंस भी होना है। और मेंस के लिए हम आपको बता रहे हैं कि एनसीईआरटी बुक जो है क्लास 11th 12th की, वो उसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। पिछले साल जो जीआईसी लेक्चरर का पेपर हुआ था, आप देख लीजिएगा, एनसीईआरटी के सीधे सीधे एग्जाम्पल वाले क्वेश्चन दे दिए गए थे 10 नंबर में। बाकी 25 नंबर वाले क्वेश्चन करना है तो आपको ग्रुप थ्योरी पढ़ना ही पड़ेगा, लीनियर अलजेब्रा पढ़ना ही पड़ेगा। तो घबराइए मत, हम हैं वो सारे क्वेश्चन ग्रुप थ्योरी के कराएंगे, लीनियर अलजेब्रा के कराएंगे, जो आपके जीआईसी लेक्चरर के मेंस एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाएंगे। अब इसके बहुत सारे एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। जैसे कभी कभी पूछ देता है कि 2x + 1 3 बराबर 4y, तो x तथा y का मान ज्ञात करो। देन फाइंड x एंड y, वैल्यू ऑफ x एंड y। तो क्या होगा, ये दोनों इक्वल कह रहे हैं तो इसके कंपोनेंट अलग अलग इक्वल होंगे। देखिए, अगर ये दोनों इक्वल हैं तो कब इक्वल हैं, जब a बराबर b है। तो ये दोनों इक्वल हैं तो पक्का है कि 2x + 1 बराबर 4 होगा, यानी कि 2x बराबर 3, यानी x बराबर 3/2। इसी तरह अब ये y बराबर 3 हो जाएगा, y बराबर 3, क्योंकि ये वाला इसके बराबर होगा, क्योंकि दोनों आर्डर्ड पेयर इक्वल हैं। अब हम लोग चलते हैं, देखते हैं पढ़ते कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट। कार्टेशियन प्रोडक्ट
दो समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल, दो समुच्चय का तो दो सेट मान लीजिए, इफ ए एंड बी आर टू सेट। यदि ए और बी दो कोई समुच्चय हो तो इसके कार्टीजन प्रोडक्ट को, कार्तीय गुणनफल को हम लोग ए क्रॉस बी से प्रदर्शित करते हैं। और ए क्रॉस बी को डिफाइंड कैसे करते हैं? ए क्रॉस बी में ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट होंगे, इस प्रकार से होंगे कि ए का होगा, बी का होगा। यानी कि इसको अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स देन कार्टीजन प्रोडक्ट ऑफ बोथ सेट ए एंड बी इज डिनोटेड बाय ए क्रॉस बी एंड डिफाइंड एज। अब देखिए, अगर यहीं पे हम लिख दें बी क्रॉस ए, तो बी क्रॉस ए में क्या होगा? यहाँ जो लिखिए आप बी ए लिख दीजिए, तो बी ए लिख देंगे तो ये वाला जो फर्स्ट कंपोनेंट होगा इसका होगा, सेकेंड कंपोनेंट इसका होगा। क्या हो जाएगा? बी बिलोंगिंग टू बी और ए बिलोंगिंग टू ए। आप ए बी भी लिख सकते हैं, बताना पड़ेगा कि ये फर्स्ट कंपोनेंट जो है इसका है और सेकेंड कंपोनेंट इसका है। अगर हम यहाँ पे लिख दें ए क्रॉस ए लिख दें तो यहाँ लिख सकते हैं ए बी सच दैट ए बिलोंगिंग टू ए, बी बिलोंगिंग टू ए। ये लिखने से अच्छा है कि आप शॉर्ट में लिख दीजिए ए क्रॉस ए बराबर ए, इस प्रकार से होगा कि ए बिलोंगिंग टू ए। क्लियर है? ये ए बी को इतना बड़ा कहने से अच्छा शॉर्ट में कह दीजिए, क्योंकि ये दोनों जो कंपोनेंट होंगे, यहाँ देखिए ए यहाँ भी ए यहाँ भी है, तो ये ए का होगा, ए का होगा, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब यही है, अब इसका एक एग्जाम्पल करेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, यदि ए बराबर मान लीजिए 1 2 3, बी बराबर मान लीजिए 4 5। अगर हमको ए क्रॉस बी निकालना है, ए क्रॉस बी निकालना है तो कैसे निकले? पहले तो ऐसे बनाएंगे। पहले ध्यान दीजिए कि ए क्रॉस बी में एलिमेंट्स कैसे होंगे? ऑर्डर्ड पेयर टाइप के होंगे। यानी कि ए क्रॉस बी विल बी द एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर टाइप। ऑर्डर्ड पेयर टाइप के एलिमेंट होंगे ए क्रॉस बी में। कैसे होंगे? इस प्रकार से होंगे। ए क्रॉस बी में पहले जो ऑर्डर्ड पेयर बनेगा ऐसे बनाएंगे 1 4 1 5। देखिए यहाँ पे क्या है? ये ए का है, बी का है, ये ए का है, 5 बी का है। अब 2 के साथ करेंगे 2 4 2 4 2 5 3 4 3 5, ऐसे लिख देंगे। देख रहे हैं ए क्रॉस बी में सब क्या हो गया? ऑर्डर पे टाइप के एलिमेंट आ गए। तुरंत इसी लगले बी क्रॉस ए निकाल लीजिए। जब बी क्रॉस ए निकालेंगे तो बी से देखेंगे 4 1 4 1 कामा 4 2 4 2 4 3 5 1 5 2 5 3। देखिए ध्यान से, जब हम ए क्रॉस बी निकालेंगे तो ए को 4 के साथ, ए को 5 के साथ, 2 को 4 के साथ, 2 को 5 के साथ, 3 को 4 के साथ, 3 को 5 के साथ, वही चीज़ किया गया है। पहले जब ए क्रॉस बी में निकालेंगे तो फर्स्ट कंपोनेंट जो होगा ए का होगा और सेकेंड कंपोनेंट बी का होगा। देख लीजिए, देखिए इस ऑर्डर्ड पेयर जो भी इस ए क्रॉस बी के सेट के अंतर्गत है उसके सेकेंड कंपोनेंट देख लीजिए, वो पक्का है बी का होगा। देखिए 4 5 4 5 4 5, वो बी का ही है। अब फर्स्ट कंपोनेंट ए के होंगे। बी क्रॉस ए में फर्स्ट कंपोनेंट बी के होंगे, सेकेंड कंपोनेंट ए के होंगे। देख लीजिए, लेकिन यहाँ ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए से क्या देख रहे हैं कि दोनों इक्वल नहीं है। देखिए फ्रॉम हियर इट इज क्लियर दैट ए क्रॉस बी डज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। देख लीजिए 1 4 है, इसमें 4 1 है। अभी हम बताएं कि 1 4 4 1 के इक्वल नहीं होगा।
तो इसके सभी एलिमेंट के इक्वल न होने के कारण ए क्रॉस बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होगा। यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट कम्यूटेटिव लॉ का पालन नहीं करता है। यानी कि इन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट कम्यूटेटिव लॉ डज नॉट होल्ड। अब देखिए यहीं से इसको हटा देते हैं, जो बोले हैं वो लिख लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए ए में 3 एलिमेंट हैं, बी में 2 एलिमेंट हैं। तो इसको अगर हम लिखना चाहें तो लिख लीजिए एन ए बराबर 3, या कहीं कहीं इसको ये भी लिखते हैं आर्डर ऑफ ए बराबर 3, आर एन ए बराबर 3 लिखिए या आर्डर ए बराबर 3 लिखिए। और एन बी बराबर कितना है 2, या इसी को लिख सकते हैं आर्डर ऑफ बी बराबर 2। तो आप क्या देख रहे हैं कि ए क्रॉस बी में कितने अवयव हैं? 1 2 3 4 5 6 अवयव हैं। और देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए 3 है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी कितना है 2। दोनों को गुणा करेंगे कितना आएगा 6। इसमें भी 6 अवयव हैं। तो यहाँ से हम एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि यदि तो इस ऊपर इन एबव एग्जाम्पल नंबर एलिमेंट इन एन ए क्रॉस बी बराबर कितना है 6 है। 6 किसके बराबर है? एन ए इंटू एन बी के। और एन बी क्रॉस ए भी निकालिए, उसमें भी देख लीजिए 6 एलिमेंट हैं, वो किसके बराबर है? एन बी इंटू एन ए के। यानी कि ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ एलिमेंट या ए क्रॉस बी का आर्डर निकालें तो जो आर्डर आएगा ए के आर्डर और बी के आर्डर के गुणनफल के बराबर होगा। आप एग्जाम्पल के माध्यम से देख भी सकते हैं। अगर हम अब इसी को अगर हम रिजल्ट के माध्यम से लिखें तो लिख सकते हैं इफ एन ए बराबर आर, या इसी को कह लें आर्डर ऑफ ए बराबर आर, एंड तथा एंड एन बी बराबर यस कह लीजिए, या इसी को हम लिखते हैं आर्डर ऑफ बी बराबर यस, देन आर्डर ऑफ ए क्रॉस बी बराबर आर्डर ऑफ ए इंटू आर्डर ऑफ बी हो जाएगा। या इसी को दूसरे शब्दों में लिखेंगे एन ए क्रॉस बी बराबर एन ए इंटू एन बी। इसी प्रकार से आप लिख सकते हैं आर्डर ऑफ बी क्रॉस ए बराबर आर्डर ऑफ बी इंटू आर्डर ऑफ ए, या एन बी क्रॉस ए बराबर एन बी इंटू एन। आप एकदम कंफ्यूज नहीं होना, आर्डर लिखिए या नंबर लिखिए, दोनों एक ही चीज़ है। नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए में आर है तो ये कह सकते हैं कि सेट ए का आर्डर आर है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। कुछ और रिजल्ट देखते हैं। इफ एन ए बराबर आर ले लीजिए तो एन ए क्रॉस ए कितना होगा? एन ए क्रॉस ए बराबर कितना हो जाएगा? एन ए इंटू एन ए, यानी बराबर आर इंटू आर बराबर क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर। तो आप इसको भी लिख सकते हैं, लिख लीजिएगा। और इसका एग्जाम्पल भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल मान लीजिए ए बराबर 1 2 3 1 2 3, तो एन ए बराबर कितना है? 3। तो एन ए क्रॉस ए में कितना आना चाहिए? 3 के स्क्वायर यानी 9 आना चाहिए। निकाल लीजिए ए क्रॉस ए। ए क्रॉस ए मतलब एक का एक के साथ करेंगे 1 1 1 2
1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। देखिए एक राशि से निकले 1 2 3 9 एलिमेंट आए। एक का एक, अब समझने में दिक्कत हो तो 2 बार लिख लीजिए। 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। आप लिख सकते हैं 1 1 1 2 1 3। टू 1 2 2 2 3। थ्री 1 3 2 3 3। हम देख लीजिए कुल मिला के 9 एलिमेंट बनेंगे। तो यहाँ से कह सकते हैं कि यन ए क्रॉस ए बराबर यन ए इंटू यन ए बराबर 3 इंटू 3 बराबर 9। अब इसके बाद हम लोग कुछ थ्योरम्स को लिखेंगे। थ्योरम्स में देख लीजिए थ्योरम। इफ A, B and C are 3 set, A, B and C are 3 sets, then first A क्रॉस B यूनियन C बराबर A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C। दूसरा A क्रॉस B इंटरसेक्शन C बराबर A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C। थर्ड A क्रॉस B माइनस C बराबर A क्रॉस B माइनस A क्रॉस C। ये तीनों रिजल्ट हैं, इसको याद रखना है। और बाकी कुछ रिजल्ट आएंगे तब बाद में लिख लेंगे। और कुछ छूट जाता है तो जब ये रिलेशन चैप्टर ख़त्म होगा तो उसको लास्ट में हम लोग समझ लेंगे, या क्वेश्चन जब इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने जाएंगे तो वहाँ समझ लेंगे। कभी कभी क्या होता है दोस्तों ना, पढ़ के आइए समझ के आइए, यहाँ आते तो पढ़ाते टाइम भूल जाते हैं, बाद में याद आता है कि अरे ये तो छूट गया। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगला जब आएंगे कुछ छोटा छटका रहेगा तो पहले आते आते उसको बता देंगे, आपको पता नहीं चलेगा। चूँकि ऐसा नहीं कि ये जो पढ़ाने से काम नहीं चलेगा, कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ जो की पॉइंट्स है जो कि हमको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद करेंगे, उसको हम कह रहे हैं छूट जाना। तो घबराने की एकदम ज़रूरत नहीं है, कहीं ना कहीं उसको हम लोग पढ़ लेंगे, आपका काम रुकने वाला नहीं है। अब देखिए ये सब चीज़ें कैसे सिद्ध करेंगे, आपको एग्जाम्पल उठा के इसको थोड़ा सा अपने मन को संतुष्टि देने के लिए सिद्ध कर लीजिएगा। बाकी इसको तर्क विधि से सिद्ध करना है तो हम लोग टाइम वेस्ट करेंगे, आप अपने से कीजिए, बाकी एग्जाम में आएगा नहीं। जब हम एलटी ग्रेड वाला पढ़ाना स्टार्ट करेंगे तो ये सब भी करेंगे, क्योंकि एलटी ग्रेड में थोड़ा चांस बनता है आने का, लेकिन पीजीटी प्रवक्ता में चूँकि हम दे चुके हैं एग्जाम दोस्तों, हम अनुभव बता रहे हैं, बहुत फालतू चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। नहीं सब कुछ पढ़ जाएंगे ना तो उलझ जाएंगे, फिर कंपटीशन निकल नहीं पाएगा। तो स्मार्ट तरीके से पढ़िए, जो परीक्षा में पूछेगा उसी पर फोकस करिए। हम वादा करते हैं उतना समझाने के सब समझा देंगे, बाद में बता देंगे कि किसका कितना इंपॉर्टेंस है। इसको पढ़ के जाइए, ये पक्का आएगा, 100% आएगा। आप दिसंबर तक जुड़े रहिए, पक्का है अच्छा कर पाएंगे। आप मेहनत करेंगे तब आप सफल होंगे, हमारे केवल मेहनत करने से सफलता नहीं मिलेगी। हम 2 घंटा वीडियो लेक्चर पढ़ाते हैं तो आप 4 घंटा पढ़िए, उसको भगा भगा के देखिए, 2-3 बार देखिए, तब समझ में आएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब लोग हम जब कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ लिए तो हम लोग सीधे आते हैं रिलेशंस पे। रिलेशंस पे आते हैं या कुछ रिजल्ट देखते हैं। तो देखिए रिजल्ट है, इम्पॉर्टेंट रिजल्ट आप लिख लीजिए। ए क्रॉस बी, अभी ये तो हम बता चुके हैं कि ए क्रॉस बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होगा। हाँ, ए क्रॉस फाई बराबर फाई क्रॉस बी बराबर फाई। अगर ए और बी में कोई भी फाई निकल गया
कोई भी इम्पटी सेट या नल सेट हो गया। फाई क्या है? इम्पटी सेट, इम्पटी सेट, इम्पटी सेट, या इसी को हम लोग नल सेट भी कहते हैं, नल सेट है। ठीक, तो ए और बी में कोई भी अगर इम्पटी सेट या नल सेट हो गया तो क्रॉस निकालेंगे उनका दोनों का, तब फाई आएगा। ए एंड बी आर फाइनाइट सेट, देन देखिए ये तीनों रिजल्ट अभी लिखे थे, नहीं सॉरी, एन ए क्रॉस बी बराबर ये तो बता दिए। अगर ए बी का सबसेट हो, अगर ए बी का सबसेट हो तो ए क्रॉस सी बी क्रॉस सी का सबसेट होगा। ए बी का सबसेट होगा, अगर कोई तीसरा सेट ले लीजिए सी, तो ए क्रॉस सी निकालिएगा, बी क्रॉस सी निकालिएगा, देखिएगा कि ए क्रॉस सी बी क्रॉस सी का सबसेट होगा। ये तो बताए ही हैं। अब एकाक ठो अब चेक करने के लिए चेक कर सकते हैं। मान लीजिए ए बराबर 1 2 ले लीजिए, ए बराबर 1 2 ले लीजिए, बी बराबर ले लीजिए 1 2 3। देखिए ए बी का सबसेट है। अब ए क्रॉस सी निकालिए, ए क्रॉस सी निकालिए, ए क्रॉस सी निकालेंगे तो क्या आएगा? 1 1, सॉरी सी लेना पड़ेगा, कोई सी ले लीजिए, कोई मान लीजिए सी बराबर ले लीजिए 3 4, 3 4 ले लीजिए। अब ए क्रॉस सी निकालिए, ए क्रॉस सी बराबर ए क्रॉस सी, ए क्रॉस सी निकालेंगे तो क्या आएगा? 1 3 1 4 2 3 2 4 2 4, इसको ऐसे लिख लीजिए। अब ए क्रॉस सी निकालिए, अब बी क्रॉस सी निकालिए, बी क्रॉस सी निकालिए, बी क्रॉस सी निकालिए, बी क्रॉस सी निकालेंगे तो 1 3 1 4 कामा 2 3 2 4 कामा 3 3 3 4। अब देखिए ए बी का सबसेट है, देखिए ए बी का सबसेट है, सी कोई तीसरा सेट है, तो ए क्रॉस सी निकाल लीजिए, बी क्रॉस सी निकाल लीजिए। देखिए ए के सभी अवयव बी क्रॉस सी में, देखिए 1 3 इसमें है, इसमें भी है, 1 4 इसमें है, इसमें भी है, 2 3 इसमें है, 2 3 इसमें भी है, 2 4 इसमें है, 2 4 इसमें भी है। यानी कह सकते हैं कि ए क्रॉस सी बी क्रॉस सी का सबसेट होगा। यही तो यहाँ कह रहा है। इसी प्रकार से बाकी आप सब चेक कर सकते हैं आसानी से। बाकी ये रिजल्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। इसमें से 2 रिजल्ट और भी है। ए सब बी का सबसेट है, सी डी का सबसेट है, तो ए क्रॉस सी बी क्रॉस डी का सबसेट होगा। इसको भी एग्जाम्पल लेके आप लोग चेक कर लीजिएगा। अब बाकी इसको भी सब चेक कर लीजिएगा। अब हम लोग दूसरा कुछ देखते हैं। दूसरा कुछ क्या, अब हम लोग ऑर्डर्ड पेयर पढ़ लिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ लिए। अब हम लोग डायरेक्ट पढ़ते हैं रिलेशन। देखिए रिलेशन जब पढ़ने चाह रहे हैं तो रिलेशन 2 प्रकार का, रिलेशन ऑन ए सेट, रिलेशन फ्रॉम वन सेट टू अनदर सेट। 2 ठे पढ़ेंगे इसमें। रिलेशन ऑन ए सेट ए, रिलेशन ऑन ए सेट ए को अगर लिखना हो तो हम लोग ऐसे लिखते हैं आर ए टू ए, या कहीं कहीं बड़े बुक में आर, छोड़िए इसको ऐसे करते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं रिलेशन फ्रॉम वन सेट ए टू अनदर सेट बी, अनदर सेट बी। इसको कैसे लिखते हैं? आर, ऐसे लिखते हैं। इसका मतलब होता है रिलेशन किसी सेट ए से किसी दूसरे सेट बी पे। तो ये तो लिखने का तरीका है, ये सिंबल वाला है। अब हम लोग बारी बारी से इसको और इसको समझते हैं। पहला देखिए रिलेशन ऑन ए सेट, इफ ए इज एनी सेट
सेट देन रिलेशन ऑन सेट ए रिलेशन ऑन सेट ए देन रिलेशन आर, यहाँ लिखेंगे देन रिलेशन आर ऑन सेट ए विल बी सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, या इसको लिख सकते हैं आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। बस, यानी पहले हम ए क्रॉस ए निकाल लें, वहीं से हमको रिलेशन मिल जाएगा। एग्जाम्पल समझिए इसको। दोस्तों, इस समय घड़ी के बज रहे हैं 10:30। हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आगे भी मेहनत करते रहें, हमारा मनोबल बना रहे। इसलिए आपसे निवेदन है कि हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, दूसरे को शेयर कीजिए। फ्री में पढ़ा रहे हैं, कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है इस चैनल के माध्यम से, तो आप दूसरों को भी लाभ पहुंचाइए, अपने खुद भी लाभान्वित होइए। एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए इसको। एग्जाम्पल, इफ ए बराबर मान लीजिए 1 2 3 रहा है। अगर कोई रिलेशन आर इस प्रकार से कह दें, पहले ध्यान दीजिएगा, इफ इज एनी सेट द रिलेशन आर ऑन सेट ए विल बी सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। ए क्रॉस ए का सबसेट है, यानी आर में किस टाइप के एलिमेंट होंगे? ऑर्डर्ड पेयर टाइप के एलिमेंट होंगे। क्यों? क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट है। कार्टेशियन प्रोडक्ट में एलिमेंट कैसे आते थे? ऑर्डर्ड पेयर टाइप के एलिमेंट आते थे। तो आर जो होगा ये दिया रहेगा आपको क्वेश्चन में, ए बी सच दैट ए डिवाइड्स बी। देखिए ये दोनों चीज दिए रहेंगे क्वेश्चन में, ये और ये। ए दिया होगा, आर भी दिया होगा। अब फाइंड करना होगा कि ये आर कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्योंकि हम जान रहे हैं कि कोई भी रिलेशन किसी भी सेट पे उस सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। तो सबसे पहले हम जब तक खूब बढ़िया से रिलेशन को समझ नहीं लिए हैं, बच्चों की तरह करेंगे। पहले ए क्रॉस ए निकालेंगे। निकाल लीजिए ए क्रॉस ए। ए क्रॉस ए जब निकाल लेंगे तो क्या आएगा? 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। अब बताइए, अगर आप पहले से बहुत अच्छे से अभ्यस्त नहीं रिलेशन को फाइंड करने में, तो आप पहले तो ए क्रॉस ए निकाल लीजिए। अब क्या कह रहा है? आर निकालने की बात कर रहा है। आर कहाँ से मिलेंगे? ए क्रॉस ए के से ही मिलेंगे, क्योंकि आर क्या है? ए क्रॉस ए का सबसेट है। तो पक्का है आर के वे सभी एलिमेंट होंगे जो ए क्रॉस ए में होंगे। अब ए क्रॉस ए में कौन से एलिमेंट होंगे जो आर के अंतर्गत आएंगे? तो इसमें क्या कह रहा है? आर में वे ऑर्डर्ड पेयर हैं, इस प्रकार से हैं कि उसका फर्स्ट कंपोनेंट बी सेकेंड कंपोनेंट को डिवाइड करता है। तो देखिए 1 1 आ जाएगा इसमें। क्यों आ जाएगा? क्योंकि ए बी को डिवाइड कर रहा है, फर्स्ट कंपोनेंट सेकेंड कंपोनेंट को डिवाइड कर रहा है। 1 2 भी आ जाएगा, 1 3 भी आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। क्या 2 1 को विभाजित करेगा? नहीं करेगा, तो ये नहीं आएगा। क्या 2 3 को विभाजित करेगा? नहीं करेगा। क्या 2 3 2 बार लिख दिया गया है, ध्यान दीजिएगा, आप इसको सुधार लीजिएगा। 1 1 1 2 1 3 2 1 2 3 2 1 2 2 रहेगा यहाँ पर दोस्तों 2 2 रहेगा। जब 2 2 रहेगा तो ये आ जाएगा 1 1 1 2 2 2 1 3 1 3 2 2। 2 3 को विभाजित करेगा? नहीं करेगा। 3 1 को विभाजित करेगा? नहीं करेगा। 3 2 को विभाजित करेगा? नहीं करेगा। ये करेगा 3 3। बस ये दोनों दिए रहेंगे। आर बड़े आसानी से आप निकाल लेंगे। देखिए
शुरुआती तरीका तो ये है पूरा एक राशि ये निकाल लीजिए, लेकिन हम जा रहे हैं कंपटीशन का एग्जाम देने, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने, तो समय भी तो बचाना है। कि लिखने की ज़रूरत नहीं, दिमाग में लिखने की ज़रूरत। 1 1 आएगा, 1 2 आएगा, 1 3 आएगा, 2 1 नहीं आएगा, 2 2 आएगा, 2 3 नहीं आएगा, बस डायरेक्ट लिख दीजिए। ठीक, आप प्रैक्टिस करिएगा। आप जब ये चैप्टर पढ़ भी रहे हैं तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हम यहाँ लगाने लगेंगे, आप क्लास 11th में तो पढ़ नहीं रहेंगे, तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, फिर सिलेबस ख़त्म करने में कठिनाई होगी। तो आप यहाँ पढ़िए, NCERT बुक रखिए अपने पास, क्लास 11th और 12th का, खूब सारा एक्सरसाइज करिए, सब एक्सरसाइज कर लीजिए। कोई दिक्कत हो तुरंत हमको भेजिए, मैसेज कीजिए, हम तुरंत सॉल्व करेंगे, तब जाके सिलेक्शन होगा। सब कुछ हम ही कर देंगे तो सिलेक्शन नहीं होने वाला है। परीक्षा में आप बैठेंगे, हम नहीं बैठेंगे। आप जितना थिंकिंग करके जाएंगे उतना अच्छे से परीक्षा हाल में थिंकिंग कर पाएंगे और एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे। अब और ढेर सारे क्वेश्चन हम NCERT की बुक से करिएगा। अब हम पढ़ते हैं रिलेशन फ्रॉम वन सेट टू अनदर सेट। रिलेशन फ्रॉम वन सेट टू अनदर सेट। रिलेशन फ्रॉम वन सेट यहाँ पे लिख दीजिए ए टू अनदर सेट बी। क्या होगा? इफ ए एंड बी आर टू सेट, ए एंड बी आर टू सेट, the relation from set A to set B will be the ordered pair element of A cross B. That means R is the subset of A cross B. या लिखना चाहे तो लिख सकते if A and B are two set, then relation from set A to B, इसको अगर शार्ट में लिखना चाहे तो ऐसे लिखेंगे A to B will be ordered pair type element, ordered pair ELEMENT of A cross B, that is अर्थात R is subset of A cross B। अब इसको भी हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। एग्जाम्पल, मान लीजिए A बराबर 1 3 5, B बराबर 2 4, और कोई रिलेशन है ए बी। रिलेशन में एलिमेंट कैसे होंगे? ऑर्डर्ड पेयर टाइप के एलिमेंट होंगे। कोई रिलेशन ए बी इस प्रकार से है कि ए इज ग्रेटर देन बी। फिर वही बात, ए क्रॉस बी आप निकाल लीजिएगा। हम अभी निकालने नहीं जा रहे हैं, डायरेक्ट हम रिलेशन करेंगे, रिलेशन फाइंड करेंगे। आर बराबर क्या होगा? देखिए मैं ए वाला कंपोनेंट बी वाले कंपोनेंट से अधिक है। 1 2 करेंगे नहीं आएगा, 1 4 करेंगे नहीं आएगा, 3 2 आ जाएगा, 3 2, 3 4 नहीं आएगा, 5 2 आ जाएगा, 5 4 भी आ जाएगा। बस हो गया। रिलेशन में वे ऑर्डर्ड पेयर टाइप के एलिमेंट है जिसका फर्स्ट कंपोनेंट मतलब पहला निर्देशांक दूसरे निर्देशांक से बड़ा है। देखिए 3 2 से बड़ा है, 5 2 से बड़ा है, 5 4 से बड़ा है। बाकी तो ए क्रॉस बी में ये क्या है? ये क्या है? ए क्रॉस बी का सबसेट ही तो है। यही तो हम बताएं कि रिलेशन इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, तो वही चीज़ तो है। तो आप ए क्रॉस बी निकालिए, निकाल सकते हैं, बाकी डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं। और अब हम पढ़ते हैं अब इसके आगे डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन। डोमेन एंड डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन ऑफ रिलेशन। इफ
A and B are two set and R is any relation from A to B। अब डायरेक्ट लिखेंगे, यदि A और B कोई दो सेट हो और R इज एनी रिलेशन फ्रॉम सेट A टू सेट B, देन डोमेन ऑफ R, डोमेन ऑफ R होता है A सच दैट AB बिलोंगिंग टू R, यानी कि जो रिलेशन R में एलिमेंट आए हैं उसके फर्स्ट कंपोनेंट को कहते हैं डोमेन ऑफ R। ये क्या है, ये किसका सबसेट है, A का सबसेट होगा, ये सबसेट ऑफ A। अगर हम कहेंगे रेंज ऑफ R, देन रेंज ऑफ R, ये क्या होगा, B होगा सच दैट AB बिलोंगिंग टू R, ये क्या है, B का सबसेट होगा। यानी कि जो रिलेशन R में ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, क्रमित युग्म आएंगे, उसके फर्स्ट कंपोनेंट को हम लोग कहते हैं डोमेन ऑफ R। रिलेशन R के ऑर्डर्ड पेयर में जो एलिमेंट आएंगे उसके सेकेंड कंपोनेंट को, मतलब B को हम लोग कहेंगे रेंज ऑफ R। A जो भी आएगा वो क्या होगा, सेट A का सबसेट होगा, B जो आएगा वो सेट B का सबसेट होगा। आप इसी को एक एग्जाम्पल के माध्यम से कर लेते हैं, अभी एग्जाम्पल किए थे उसी में देख लेते हैं। खत्म, फिर से लिख लेते हैं। एग्जाम्पल A बराबर वही एग्जाम्पल ले लीजिए, 1 3 5, B बराबर 2 4। अगर हम रिलेशन क्या था, AB सच दैट A इज ग्रेटर देन B, तो अभी R क्या निकला था, R निकला था 3 2 5 2 5 4, 1 2 1 4, 3 2 3 4, 5 2 5 4, यही आया था। अब इसका डोमेन निकालना है, डोमेन ऑफ R। डोमेन ऑफ R क्या होगा, कुछ नहीं, फर्स्ट कंपोनेंट 3 5 5, 3 5 5। अब सेट के अंदर दो एलिमेंट का रिपीटेशन अलाउड नहीं है, 3 5 5 लिखने से अच्छा है आप लिखेंगे 3 5। अब रेंज ऑफ R क्या हो जाएगा, रेंज ऑफ R क्या हो जाएगा, सेकेंड कंपोनेंट 2 2 4, 2 को 2 बार तो लिखेंगे नहीं, तो बस लिख देंगे 2 और 4। ये क्या देख रहे हैं, डोमेन ऑफ R, ये किसका सबसेट है, देखिए A का सबसेट है, 3 5 A का सबसेट है, 2 4 किसका सबसेट है, B का सबसेट है, अभी तो बताए हैं। ठीक, अब आगे कुछ और क्वेश्चन करते हैं। जैसे कुछ क्वेश्चन ले लीजिए एग्जाम्पल, मान लीजिए कोई सेट A है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कोई रिलेशन R है इस प्रकार से, इसमें x y इस प्रकार से हैं कि x + 2y बराबर 10। ठीक, फाइंड रिलेशन मत फाइंड कीजिए, फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ R। अब बताइए, सेट एक ही है, यानी कि R जो होगा A क्रॉस A का सबसेट होगा, यानी कि R इज सबसेट ऑफ A क्रॉस A। तो A क्रॉस A से A का कंपोनेंट, मतलब इस वाले का कंपोनेंट, मतलब x क्या होगा, डोमेन के अंतर्गत आएगा। तो अब देखिए
पहले तो हम आर निकालते हैं। आर निकालेंगे जब आप, आर कैसे निकलेगा देखिए। आर में यक्स वाई इस प्रकार से हैं कि यक्स प्लस 2y बराबर 10 करिए, और यक्स वाई कैसे होंगे, यक्स वाई मतलब एक राशि में कितने अवयव होंगे, 100 अवयव को लिखने जाएंगे तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा, फिर कंपटीशन वाला एग्जाम निकल नहीं पाएगा। तब क्या करेंगे, हम कुछ दिमाग लगाएंगे कि यक्स वाई इस प्रकार से लें कि यक्स और 2y जोड़े तो 10 आए। तो इसके लिए अगर टेबल बनाना चाहें तो यहाँ टेबल बना लीजिए, यहाँ यक्स लिख दीजिए, यहाँ वाई लिख दीजिए। यक्स के देखिए चूंकि 2 का गुणा वाई में किया गया है तो ये सम संख्या है, यहाँ सम संख्या आना है, तो पक्का है कि यक्स को हम सम ही लेंगे। विषम ले लेंगे तो विषम और सम जोड़ के सम कभी नहीं आएगा। तो पहला चीज़ तो यक्स को आप सम लीजिए। अब सम यक्स का मान अगर 8 रखेंगे तो वाई का मान क्या लेना पड़ेगा, 1 लेना पड़ेगा, तभी न 10 होगा। 7 ले ही नहीं सकते, 6 ले लेंगे तो ले सकते हैं, 7 नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ विषम हो जाएगा और विषम और सम विषम आ जाएगा, जबकि यहाँ सम दिया है। 7 ले ही नहीं सकते, अब 6 ले लीजिए, 6 ले लीजिए। तो जब यहाँ 6 ले लेंगे तो वाई बराबर क्या लेंगे, 2 ले लेंगे। फिर क्या लेंगे, 8 6 पे 4 ले लीजिए, 4 ले लेंगे तो वाई का मान क्या होगा, 3 होगा। 3 दूनी 6 4 10, 3। यहाँ यक्स 2 ले लीजिए तो वाई क्या लेना पड़ेगा, 4 दूनी 8 2 10। इसके अलावा 2 4 6 8 के अलावा चूँकि 8 से बड़ा ले ही नहीं सकते, चूँकि यहाँ 10 लेंगे, यहाँ वाई इसी में से लेना है, जो भी लेना है यक्स वाई इसी में से लेना है, 0 भी नहीं लेना है, तो इसी में लेना है। तो यही केवल एक पेयर बन सकते हैं यक्स वाई का, यक्स वाई के पेयर बन सकते हैं। यानी रिलेशन में क्या एलिमेंट आएंगे, 8 1 6 2 4 3 2 4। देखिए कुछ क्वेश्चंस होते हैं थोड़ा ट्रिकी होते हैं, उसको समझने की ज़रूरत होती है, तब जाके क्वेश्चन लग पाते हैं। अब हमको इतने से ही काम नहीं चलेगा, पूछ रहा है डोमेन एंड रेंज ऑफ आर। तो डोमेन ऑफ आर क्या हो जाएगा, डोमेन ऑफ आर फर्स्ट कंपोनेंट 8 6 4 2। रेंज ऑफ आर क्या हो जाएगा, रेंज ऑफ आर सेकेंड कंपोनेंट क्या, 1 2 3 4। ये भी देखिए एक सबसेट है, ये भी एक सबसेट है, ठीक। तो आसानी से बहुत सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं, करना भी पड़ेगा और कीजिए भी। इसके लिए आप एनसीईआरटी की बुक अपने पास रखिए, बहुत बड़ी बड़ी किताब मत पढ़िए, छोटी किताब पढ़िए जो आप समझ सकते हैं, अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाइए। जब छोटी किताब पढ़ लेंगे तो बड़ी किताब अपने आप पढ़ने लगेंगे, आपका मन बढ़ने लगेगा। डायरेक्ट बड़ी किताब में उलझेंगे फिर उलझ जाएंगे, फिर इतना जल्दी समय निकलेगा कि घबरा के फिर छटपटा के रह जाएंगे। दोस्तों आज के लिए इतना है, बाकी आगे आप कम से कम एक वीडियो लेक्चर 2 घंटा पढ़ने की क्षमता रखिए। मैं पूरा कोशिश करूंगा इस सिलेबस को नवंबर तक ख़त्म करने का। देखो दोस्तों हमको टाइम थोड़ा कम मिल पाता है, लेकिन हम पूरी मेहनत करेंगे क्योंकि हमको स्कूल भी देखना पड़ता है। धन्यवाद।